तो दोस्तों अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है और ये जो वीडियो है ये एक्सेल ट्रेडिंग प्लेलिस्ट के ऑप्शन चेन पार्ट 3 का बी सेक्शन का वीडियो है। तो पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 3 के ये वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि ऑप्शन चेन क्या है, इनकी क्या कंपोनेंट्स है और इनकी क्या डेफिनेशन या परिभाषाएं हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक्सेल ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक से भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइप करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो पिछले वीडियो में ऑप्शन चेन के कई टर्म्स को आपने जाना और सीखा, बट एक टर्म्स का जिक्र मैंने वहां नहीं किया था क्लियरली और अच्छी तरह से उसको समझाया नहीं था, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज के वीडियो टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो टर्म्स रह गया था वो टर्म्स है प्रीमियम और पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वह इस प्रीमियम का ही खेल है। तो एक्चुअल में ये प्रीमियम होता क्या है? तो जब कभी भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो जो परचेज या बाइंग प्राइस होता है वह उस ऑप्शन का प्रीमियम कहलाता है, और यदि आप कोई ऑप्शन सेल करते हैं या राइट करते हैं तो जो अमाउंट आप रिसीव करते हैं वह उस ऑप्शन का प्रीमियम कहलाता है। ऑप्शन प्रीमियम के दो पार्ट होते हैं, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा एक्सटेंसिव वैल्यू, जिसको हम लोग टाइम वैल्यू भी कहते हैं। अब यदि कंक्लूजन बेस पर हम ऑप्शन प्रीमियम को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगला आपको चार्ट दिखेगा ये। अब इस चार्ट को देखें तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस स्पेक्युलेटिव वैल्यू है। तो स्पेक्युलेटिव वैल्यू को हम लोग किससे मेजर करते हैं? टाइम और वॉलेटिलिटी के साथ। बट ये एक सिंपल कंक्लूजन है, इसको हम लोग डीप में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम का एक्चुअल मेजर जो है वो ग्रीक्स को समझने के बाद ही कर सकते हैं, और ग्रीक्स एक एडवांस लेवल है और इसको हम लोग अन्य किसी वीडियो में समझेंगे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है। तो हम ऑप्शन ट्रेड क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, ठीक है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। और जो व्यू यहाँ हम लोग लेकर चल रहे हैं वो एक रिटेल ट्रेडर की ओर से, यानी हमारे और आप जैसे ट्रेडर के व्यू से चल रहे हैं। बाद में हम लोग और भी जब आगे देखेंगे तो आप लोगों को एक्चुअल में पता चल जाएगा और समझ जाएंगे कि हम लोगों को एक्चुअल में किनका व्यू को मेजोरिटी देना चाहिए। यदि हम यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं तो सबसे पहले मैंने इक्विटीज का जिक्र किया है। तो और जनरली हम इक्विटीज में ट्रेड कब करते हैं? जब हमारा व्यू बुलिश हो या मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा ऐसा हम सोचते हैं तभी। और इक्विटीज थ्रू आपको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट पूंजी या कैपिटल का आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर आप देख सकते हैं। तो फ्यूचर में आप ट्रेड कब करते हैं? जब आपका व्यू या बायस आपका बुलिश या बेरिश हो, और इक्विटीज की तुलना में उतना ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए फ्यूचर में आपको कम कैपिटल का आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग यहाँ मेन ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड क्यों करते हैं और कब करते हैं? जब हमारा व्यू या बायस या तो बुलिश हो या बेरिश हो या फिर न्यूट्रल या साइडवेज हो, और फ्यूचर की तुलना में इसमें बहुत ही कम कैपिटल या पैसों की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दे सकता है। इससे अनलिमिटेड रिस्क भी होता है, पर कब और कैसे इसकी हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, और इसी चीज को हम लोग आगे स्लाइड पे देखेंगे तो इसको हम लोग पूरा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पर देखेंगे मैंने इसको डिफरेंस करके रखा हुआ है ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। तो यहाँ पर देखेंगे ये कैश है, ये फ्यूचर है, ऑप्शन है, तीन इंस्ट्रूमेंट मेन है जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अब कैश का जो है इसमें क्या होता है, आपका पास अगर 1 रुपये जो भी शेयर है, मतलब एक्चुअल जो शेयर है आप पैसा है कैपिटल है उसके थ्रू उतना ही शेयर बाय कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या है, वेरी हाई एक्सपोजर बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेड इन स्मॉल अमाउंट, यू कैन ट्रेड बाय लॉट साइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, किसी भी कोई भी प्राइस हो, लेकिन आप एक शेयर बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपको जो लॉट साइज पे बाय करना होता है, इसलिए आपको एक्सपोजर थोड़ा बढ़ जाता है इसमें, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में। ये कैश का सेम है, यहाँ पर अलग है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन का ये दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कैश में अगर आप बाय करते हैं तो आप शेयर होल्डर है, लेकिन अगर फ्यूचर ऑप्शन में बाय करते हैं तो आप शेयर होल्डर आपका होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर कैश में तीसरा अगर देखेंगे तो यू रिसीव डिविडेंड्स, बोनस, राइट्स एंड
अदर बेनिफिट्स, मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आप कैश में बाई करते हैं, अगर कैश में बाई करते हैं और कंपनी के थ्रू में कोई डिविडेंड या बोनस या राइट इशू किया जाता है तो वो आपको मिलता है। लेकिन अगर फ्यूचर ऑफ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको इन सभी चीज का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा आप देखेंगे सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर आप कैश में बाई करते हैं तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म का नजरिए से रहना चाहिए, जैसा कि लॉन्ग टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, लेकिन होल्डिंग टर्म रहेगी, ठीक है इसमें। अब यहाँ पर क्या है, फ्यूचर ऑप्शन में जनरली सुइटेबल फॉर ट्रेडर्स, यानी कि जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो व्यू बनाते हैं इंट्राडे या कुछ एक्सपायरी तक का, तो वो लोग इस पर ट्रेड कर पाते हैं, ये करते हैं। अब कैश में क्या हो गया, नॉट वेरी रिस्की फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो यहाँ पर ये कम रिस्की होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो फ्लक्चुएशन है ये बढ़ जाता है और जो भी अप मूव है इससे आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन क्या है, इसमें रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है, हाई रिस्क है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको एक एक्सपायरी टर्म्स के अंदर इसको क्लोज करना पड़ता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कैन कीप द शेयर फॉर अ लाइफ टाइम। तो आप मान लीजिए कैश में अगर आप बाई करते हैं तो मान लीजिए ये आप 1000 रुपये में आपने इसको बाई भी किया कोई शेयर को और इसका प्राइस 10 रुपया भी आ जाता है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये 1000 रुपये से 10,000 भी चल जाता है तब भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फ्यूचर ऑप्शन में आपको अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन लिवरेज, कैश में आपको कोई भी लिवरेज नहीं दिया जाता है, आपके पास जितना कैपिटल है उतना ही आप इसमें बाई कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में क्या है, आपको लिवरेज मिलता है और जो लिवरेज है फ्यूचर का तुलना में ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, हाईली लिवरेज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैश में लास्ट मंथ में यहाँ पर तो ट्रेड जनरली फॉर बुलिश व्यू, कैश में जो हम लोग बाई करते हैं वो हमारा अगर व्यू बुलिश है तब हम लोग बाई करते हैं। फ्यूचर में कब करते हैं, जब हमारा व्यू बुलिश या बियरिश हो। अदरवाइज ऑप्शन पे हम लोग ट्रेड लेते हैं कब, जब हमारा व्यू बुलिश, बियरिश या साइडवेज या न्यूट्रल हो। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि इसके थ्रू आप लोगों को कैश, फ्यूचर और ऑप्शन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 मेजर पोजीशन क्रिएट की जाती है। क्या क्या है, वो है कॉल बाइंग, कॉल राइटिंग, पुट बाइंग, पुट राइटिंग। तो यही 4 बेसिक पोजीशन ऑप्शन में बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका क्या इम्प्ली होता है ये भी देख लीजिए। अगर आप कॉल बाइंग कर रहे हैं तो आपका व्यू बुलिश है, और अगर कॉल राइटिंग कर रहे हैं तो जो व्यू है आपका बियरिश है। और इसके अगेंस्ट अगर आप पुट राइट कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं तो आपका व्यू बुलिश है, और पुट बाइंग कर रहे हैं तो आपका व्यू बियरिश है। तो और यहाँ पर एकदम से आप राइटर और सेलर बार बार सुनते होंगे, तो राइटर सेलर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ अब हम थोड़ा ऑप्शन राइटर और ऑप्शन बायर को समझ लेते हैं। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में हम किस डेटा को कब और कैसे रीड करना है या फिर किसको अधिक इंपॉर्टेंस देना है, इसको हम लोग समझ। तो आइए हम लोग आते हैं स्क्रीन पे नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने इसको डिफरेंस किया है ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर के बीच में। इसको हम लोग जो डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया, इसके अंतर्गत ही हम इसके डिफरेंस को देखेंगे और समझ पाएंगे। तो पहला है रिस्क। तो ऑप्शन बायर का रिस्क क्या है, वो लिमिटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड होता है और ऑप्शन राइटर का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है। तो इसको भी हम लोग अनलिमिटेड रिस्क जो है, इसको भी अगले हम लोग स्लाइड में जब जाएंगे तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझ पाएंगे। तो आपको फिलहाल के लिए ध्यान रखना है कि ऑप्शन राइटर का जो रिस्क है अनलिमिटेड है और ऑप्शन बायर का जो रिस्क है वो लिमिटेड है। अब हम लोग रिवॉर्ड की बात करते हैं। रिस्क तो हो गया, अब रिवॉर्ड क्या है। ऑप्शन बायर जो है उसका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, और ऑप्शन राइटर का जो प्रॉफिट होता है वो एक एक्सटेंट तक रहता है, लिमिटेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, तो इससे ये दोनों जो हम लोग डिफरेंस देखे इससे ही आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन बायर का जो रिस्क है वो कम है और रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा है, और ऑप्शन राइटर का रिस्क अनलिमिटेड है और जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑप्शन बायर जो है वो मार्केट से मनी जो कमाता है
और उनका विनिंग का प्रोबेबिलिटी जो है वो 33% है। मतलब ऑप्शन बायर का जो प्रोबेबिलिटी है 33% है और ऑप्शन राइटर का जो प्रोबेबिलिटी है वो 67% है। तो यहाँ पर आप समझ पाए, देख रहे होंगे कि विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% बायर का यानी कि कम है और ऑप्शन राइटर का प्रोबेबिलिटी विनिंग का ज़्यादा है 67%। ठीक है। अब राइट एंड ऑब्लिगेशन, अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बाय करके चल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, अगर ऑप्शन बाय करते हैं तो आपका एक राइट बन जाता है, ना कि ऑब्लिगेशन रहता है, आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन राइट करके चलते हैं तो ये आपका एक ऑब्लिगेशन है, आपको इसको एक्सरसाइज मतलब जो भी राइट एक्सरसाइज करवाना चाहता है आपको उसको एक्सरसाइज इसको करना पड़ता है, मतलब आपका एक ऑब्लिगेशन है, आप इसको इसके बायर को देना ही पड़ेगा आपको इसको। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, ऑप्शन अगर बाई करते हैं तो आपको उतना ही मार्जिन लगता है जितना कि इसका प्रीमियम है, लेकिन ऑप्शन अगर राइट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है। तो आप यहाँ पर समझ गए हो कि कैपिटल या पूंजी का आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ पर कम पड़ रहा है। अब देखते हैं टाइम डिके। तो टाइम डिके जो है वो बायर का अगेंस्ट रहता है, अगर जैसे जैसे एक्सपायरी डेट करीब आते रहता है आपका क्या होगा, प्रीमियम डिके होता रहेगा, और प्रीमियम डिके होगा तो ऑप्शन बायर को लॉस बढ़ते रहेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग जो करके चल रहा है, टाइम डिके जो है इनका फेवर में होता है। कैसे, अगर टाइम जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक आता रहेगा तो उससे क्या होगा, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डिके होगा, और डिके होने से ऑप्शन का जो राइटर का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग अगला स्लाइड में भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ब्रेक इवन इज द पॉइंट वेयर ऑप्शन बायर स्टार्ट टू मेक मनी। ब्रेक इवन पॉइंट के पास जो बायर है उनका प्रॉफिट बढ़ना इंक्रीज होता है, और इसी तरह ऑप्शन राइटर क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के पास जब निकलने लगता है प्राइस तो वहां पर उनका पैसा जो है वो लॉस होना शुरू करता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल जनरली रिटेल ट्रेडर और बायर, और यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल और स्मार्ट मनी जो है वो राइटर होते हैं। तो आप अभी आप समझ गए होंगे कि आप या हम जो भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं वो हम लोग रिटेल ट्रेडर है, और जो ऑप्शन राइट कर रहे हैं जिनको कैपिटल बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, अनलिमिटेड रिस्क के बावजूद वो राइट करते हैं, तो इनका मतलब वहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिव रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड रिस्क का मतलब समझते हैं। अनलिमिटेड रिस्क का मतलब क्या होता है, एनी टाइम जब कोई ऑप्शन का प्राइस अनिश्चित समय या इंडेफिनेटली अगेंस्ट चला जाता है ट्रेडर के या राइटर के, तो उनका लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। इसके विपरीत जो बायर होता है उनका अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया है, तो आप इसको एबीसी मान के चल सकते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस वो उसका करंट प्राइस जो है वो 2000 चल रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि इसका जो प्राइस है 2000 के नीचे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा यानी कि ये नीचे ही मेंटेन करेगा, 2000 के नीचे ही मेंटेन करेगा। और जो रिलायंस का करंट प्राइस है 2000 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं 1900 का स्ट्राइक को राइट करते हैं 140 रुपये में, और इसका लॉट साइज क्या है, ये है 100 क्वांटिटी, यानी कि हम लोग 2 लॉट बाई कर लेते हैं, राइट करते हैं, और 100 क्वांटिटी इसका लॉट साइज है। तो राइटर क्या करेगा, राइटर को क्या रिसीव होगा, राइटर को रिसीव होगा 140, जो कि ये प्रीमियम रिसीव कर रहा है। ठीक है, लॉट साइज है 100 का, 2 लॉट सेल कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, तो 28,000 का प्रीमियम हम लोग रिसीव कर लेते हैं। मतलब जैसे ही मैं राइट करता हूँ वैसे ही मुझे ये प्रीमियम रिसीव हो गया। अब यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने दिया है, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि किन किन कंडीशन में कैसा प्रॉफिट या रिस्क रहता है। तो अब यहाँ पर पहला कंडीशन आता है। तो पहला कंडीशन क्या है, रिलायंस का मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस जो है एक्सपायरी के दिन 1980 रुपये रहता है। स्पॉट प्राइस क्या था जब आप बाई किए थे, 2000 रुपया, और क्लोजिंग प्राइस अभी क्या है एक्सपायरी के दिन, यह है 1900 रुपया। तो इस परिस्थिति में आपका प्रॉफिट क्या रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो आपने बाई किया था 140 रुपये का प्रीमियम के साथ, और अभी जो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू हो रहा है 80 रुपया। तो इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1980 रुपये अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है, और हम लोग जो स्ट्राइक बाई किए 1900 का, तो उसको अगर हम माइनस करते हैं तो 80 रुपये इसका इंट्रेंसिक वैल्यू निकल जाता है। अब जब हम लोग
अपना राइटिंग प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करते हैं तो हम लोगों का टोटल प्रीमियम क्या होता है 60 रुपया। अब हम लोग 60 रुपया को जो हमारा जो साइज था यानी कि 2 लॉट इंटू 100 क्वांटिटी इक्वल टू 200, तो उस लॉट साइज से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का प्रॉफिट क्या निकलता है 12,000 रुपया। अगर देखिए आप लोगों को यह समझने में दिक्कत आ भी रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको थोड़ा समझ लीजिए, तो हो सकता है बाद में आपको सारा पॉइंट क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब 2000 का स्टॉक प्राइस 1980 में आ जाता है तो यहाँ पर उनका प्रॉफिट होता है 12,000 रुपया। अब सेकंड कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए 2000 का स्पॉट पे आप बाई किए और अभी इसका प्राइस चल गया 2020 रुपया एक्सपायरी तक। एक्सपायरी के एंड में आप देखेंगे इसका प्राइस चल गया 2020 तक। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में भी राइटर को प्रॉफिट होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 2000 का स्ट्राइक प्राइस है और 2020 चल गया तो इस परिस्थिति में तो बायर को प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बायर को प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ राइटर को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर कैसे होगा ये भी आप देख लें। इसने क्या किया 140 रुपया में, सॉरी हम लोग सेकंड कंडीशन पे प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 2020 जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है माइनस 1900 जो कि स्ट्राइक आप, तो 2020 माइनस 1900 इक्वल टू 120 रुपीज इसका अभी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गया है। एंड प्रीमियम हम लोग कितना रिसीव किए थे 140 रुपया का, और प्रीमियम अगर हम लोग 140 रिसीव किए तो प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ इंटू 200 जो हमारा साइज है उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 यानी कि 4000 का प्रॉफिट हमें इस कंडीशन में भी होगा जब स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा 20 रुपया। लेकिन हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड प्रॉफिट जो है लॉस में होगा, वो भी अनलिमिटेड कब, अब इसको हम लोग थर्ड कंडीशन में समझते हैं। तो अनलिमिटेड रिस्क कब होगा, मान लीजिए रिलायंस का जो प्राइस है एक्सपायरी तक 2250 रुपया चल जाता है, ठीक है। आप इसको बाई कर रहे हैं जब स्पॉट प्राइस था 2000, अब इसका प्राइस चल गया 2250 एक्सपायरी तक, तब क्या होगा, राइटर का एक ऑब्लिगेशन है, इसको पे करना पड़ेगा बायर को। तो यहाँ पर इसको क्या पे करना होगा वो देखते हैं। 2200 प्राइस अब इसको स्पॉट है और जो स्ट्राइक इसका था 1900 रुपया इक्वल टू, अगर हम लोग माइनस कर देते हैं इसको तो 350 रुपये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू 350 हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसका लॉस कैलकुलेट करने में के लिए क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू से प्रीमियम को माइनस करेंगे, ठीक है। 350 रुपये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, अब माइनस कर रहे हैं 140 रुपया, तो इक्वल टू आप देखेंगे 210 रुपये जो है ये प्रीमियम लॉस कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो साइज है इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 210 रुपये से तो आप देखेंगे 42,000 रुपये इनका लॉस हो रहा है, जबकि यहाँ पर इनका प्रीमियम रिसीव हो रहा है 28,000। तो प्रीमियम रिसीव हो रहा है 28,000, तो क्या हो गया, इसका अगेंस्ट में 42,000 का लॉस हो गया। अगर यहीं आप बाइंग किया होता तो 28,000 ही आपका लॉस हुआ होता, तो यहाँ पर आपको इसका अगेंस्ट ऊपर और कोई भी लॉस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर राइटर क्या किया 28,000 में इसको राइट किया, लेकिन इनको लॉस क्या हो गया 42,000 रुपया, मतलब जो प्रीमियम ये रिसीव कर रहा है उसके अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा लॉस हो अगर ये स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि ये अनलिमिटेड रिस्क को आप समझ गए होंगे, और जब ये अनलिमिटेड रिस्क हो रहा है तभी कोई जो इसको बाई करके रखे होंगे उनको अनलिमिटेड प्रॉफिट रहा होगा या वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों पर अगर फोकस किए तो होंगे तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से समझ सके होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर राइटर के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर आप ये चीज़ सोचिए कि एक राइटर लिमिटेड प्रॉफिट के लिए क्या अनलिमिटेड लॉस लेना चाहेगा, तो लॉस तो कोई भी लेना नहीं चाहेगा, और जहाँ रिस्क अनलिमिटेड है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। पर राइटर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ या क्या निकलता है, या तो वो बेवकूफ़ है या फिर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आपको कभी
पता होगा या आपने कभी बाई किया होगा ऑप्शन को, तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में जब एक्सपायरी का दिन तक आप इसको होल्ड रखते हैं तो उस ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ही मतलब जैसा कि 33% प्रोबेबिलिटी हम लोग देखे थे कि ऑप्शन बायर का रहता है और 67% जो प्रोबेबिलिटी रहता है विनिंग का, वो ऑप्शन राइटर का रहता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि आपका प्रीमियम 0 क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग राइटर का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग समझ पाए कि एक राइटर की क्या एक्यूरेसी है और उनका सोर्स और एनालिसिस कितना बेहतरीन होता है, जो अनलिमिटेड रिस्क के बावजूद वो ऑप्शन को राइट करते हैं। तो हमें इनका आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना चाहिए और इसको अगर हम लोग कर पाते हैं तो उनका डायरेक्शन के साथ हम लोग अपना डायरेक्शन मैच कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल ले रखा है, पहला कॉल ऑप्शन ब्रेक इवन पॉइंट का और दूसरा पुट ऑप्शन ब्रेक इवन पॉइंट का। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल को समझेंगे, दूसरा यहाँ पर आप लोग इसको देख के समझ लीजिएगा क्योंकि ये जस्ट इसका वाइस वर्सा है। तो इसको हम लोग पहला कॉल ऑप्शन ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं। तो अज्यूम कीजिए कि आपने कोई स्टॉक का कॉल ऑप्शन बाई किया है 5 रुपये पे 170 स्ट्राइक को, और उसका जो लॉट साइज है वो 100 है। तो एक लॉट का 100 क्वांटिटी है। इसका मतलब बायर का एक राइट बन जाता है कि वो एक्सपायरी से पहले 100 शेयर खरीद सकता है 170 के भाव पर। तो यहाँ कॉल ऑप्शन का ब्रेक इवन पॉइंट होगा 170 प्लस 5 रुपीज प्रीमियम इक्वल टू 175 रुपीज। ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा इसका। यदि स्टॉक का प्राइस ट्रेड करता है 175 के नीचे तो ऑप्शन का बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और यदि स्टॉक ट्रेड करने लगता है 190 रुपीज़ पे तो कॉल ऑनर स्टॉक को बाई कर लेता है 170 में और सेल करता है 190 मार्केट प्राइस पे। तो प्रॉफिट जो होगा वो 190 प्लस माइनस 175 ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू 15 रुपीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप देखें और इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर अब पुट ऑप्शन ब्रेक इवन पॉइंट को भी आप समझ सकते हैं इसको। अब तक ऑप्शन चेन के कंपोनेंट आइडियाज को लगभग आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस या स्टडी क्यों करना चाहिए, उसको जानते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन एक इंटरनल फैक्टर है। ऑप्शन चेन रीड हम जनरली 4 कारणों से करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। पहला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए। ठीक है, दूसरा ट्रेंड का पता लगाने के लिए, तीसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो रहा है या मजबूत हो रहा है, चौथा है वेयर इज स्मार्ट मनी एक्टिव। जनरली ऑप्शन राइटर ही स्मार्ट मनी होते हैं क्योंकि इनका अनलिमिटेड रिस्क होता है और बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइस मूवमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। प्राइस मूवमेंट जो है वो सप्लाई और डिमांड के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि प्राइस मूवमेंट जो है वो सप्लाई और डिमांड के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। जहां पर रेजिस्टेंस है या सप्लाई है वहां से प्राइस का टेंडेंसी नीचे आने का रहता है या फिर उसको ब्रेक करने का रहता है। उसी तरह जहाँ डिमांड है या सपोर्ट है वहां से प्राइस ऊपर आने का टेंडेंसी रखता है या फिर उसको करने का रखता है। आप इस चीज़ को यहाँ पर जो समझ सकते हैं कि प्राइस किस स्ट्रक्चर में मूवमेंट करता है। ठीक है, ये सारा जो रेड लाइन है ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर जो ग्रीन जोन है ये सपोर्ट और डिमांड जोन है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जब भी ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर अगर इसको कोशिश करता है या तो रेजिस्ट करे, देखिए जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ गया है, लेकिन इसको जब ये ब्रेक करता है ये ऊपर जाने का टेंडेंसी भी रखता है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस से ये नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो यही एक फ्रेमवर्क है, मतलब जो भी प्राइस मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर ही हमारा काम क्या है दोस्तों, अगर यहाँ तक अभी आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर वगैरह जो भी ऑप्शन चेन के कुछ टर्म्स के बारे में। अब अगर यहाँ पर हमारा जो काम शुरू होता है वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन के नज़रिए से सोचते हैं तो आपको ऑप्शन चेन के स्टडी का पर्पस पता है और उसी के रिगार्डिंग हम सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। और जब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग जाता है और जोन के पास लगता है कि ब्रेकआउट होगा
तो हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं और लगता है कि रिवर्स होगा तो वहां से हम लोग रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। तो इस पर्पस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं ऑप्शन चेन के जरिए, इसको समझते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने ऑप्शन चेन के कई कंपोनेंट्स के बारे में जाना था, जिनमें से एक OI या ओपन इंटरेस्ट था। तो इसी का यूज करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर आप एक इमेज देख सकते हैं जिनमें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है। कॉल साइड में आप अगर देखते हैं यहाँ पर इसको, और इस साइड को जब हम स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं जिन जिन स्ट्राइक पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो एक रेजिस्टेंस है। उसी तरह पुट साइड में जिन जिन स्ट्राइक पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो एक सपोर्ट है। अब आगे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस चीज को, तो यहाँ पर हमारा जो नजरिया है या व्यू है वो एक सेलर के या राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आगे डिफरेंस में अभी तक आप जान चुके हैं कि सेलर और राइटर सुप्रीम है। तो अगर कॉल ओपन इंटरेस्ट या कॉल साइड में सेलर बेटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ होता है कि मार्केट और स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा और यह बेयरिशनेस बताता है, ठीक है। उसी तरह अगर पुट OI या पुट साइड में सेलर बेटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि मार्केट और स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं आएगा और यह बुलिशनेस को बताता है। तो आगे इस चीज को हम लोग दो चार्ट के थ्रू में समझाने का मैं आपको कोशिश करूंगा कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल आपको पता है कि सेलर जो है अगर कॉल साइड में बैटिंग कर रहे हैं तो उनका भी बेयरिश होता है और पुट साइड में अगर बैटिंग कर रहे हैं तो उनका भी बुलिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री का कैंडल स्टिक चार्ट है। यहाँ पर इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका ऑप्शन चेन को। तो ये उसी का ब्रिटानिया का ऑप्शन चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल साइड में हम लोग पहले स्टडी करते हैं। तो कॉल साइड में अगर राइटिंग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेयरिश व्यू है। तो कॉल साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 63,400, ठीक है। इसको जूम करता हूँ अगर, तो 63,400 यहाँ पर आपको दिखेगा, जो कि है 3600 के लेवल पे। तो हम लोग देखते हैं कि 3600 के लेवल पे रेजिस्टेंस है या नहीं। तो इसको हम लोग चार्ट पे करते हैं और यहाँ पर मैंने आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर 3600 के लेवल में, लगभग 3599 के आसपास। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक जब इसके पॉइंट के पास में आया, यहाँ से एक सप्लाई आ गया, यहाँ पर दूसरा इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये से नीचे आ गया, फिर इसी तरह से यहाँ पर वीक है, इसको टच ही नहीं कर पाया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, ठीक है। तो अभी तक ये फिलहाल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है ब्रिटानिया इंडस्ट्री के लिए 3600 का लेवल। तो ऑप्शन चेन हमें सही सजेस्ट कर रहा है और राइटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था। अब यहीं उसके ऊपर में भी देखेंगे तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा 31,600, तो 3650। तो 3650 देखते हैं, तो यहाँ पर 3650 देखेंगे ये लाइन। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये सप्लाई है और यहाँ से जैसे ही इसने टच किया यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, तो ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो कॉल साइड में हम लोग स्टडी करके ये पाए कि कॉल राइटर अगर मैक्सिमम ओपिनियन के साथ बैठे हुए हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या पता कर पाए, तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया। अब उसी तरह अगर हम लोग पुट साइड में, आपको ऑलरेडी पता है कॉल साइड कौन सा है, पुट साइड कौन सा है, इन द मनी कौन सा है, ITM जिसको कहते हैं, आउट ऑफ द मनी कौन सा है, या ओवर द मनी बोलते हैं कोई कोई, तो OTM कौन सा है ये भी आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो अब यहाँ पर हम लोग पुट साइड में अगर स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा 37,000। तो वो किस लेवल पे है, ये वो है आपका 3400 लेवल के आसपास। तो 3400 पे है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार चार्ट पे, तो 3400 पे ये सपोर्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला तो सपोर्ट एक यहाँ पर नियर पे मैं टेक्निकली इसको रखा हूँ लगभग 3490 के आसपास। तो आपको पता है स्ट्राइक का सिलेक्शन होता है राउंड फिगर पे, तो अगर इसको हम लोग राउंड करते हैं तो ये 3500 होगा। और इसके नीचे हम लोग जैसे देख रहे थे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपका नीचे किस लेवल पे, 3400 के लेवल पे। तो आप देख सकते हैं 3395 यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। तो 3395 अगर राउंड फिगर करेंगे तो इसको लगभग 3400 हो रहा है। तो ये जो लेवल है, अब देखिए जब जब यहाँ से आया एक रिवर्स यहाँ से दिखा है, तो 3400 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस मेथड से ओपन इंटरेस्ट का यूज करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और जहां पर कॉल साइड में अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग
दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो पॉज करके आप इसको स्टडी करने का कोशिश करें, अदरवाइज और कोई भी चार्ट में आप इसको देख सकते हैं। अब साथ में यहाँ पर आप टोटल अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या है, इसको हम तो जूम करते हैं। चलिए, तो जूम करने से ये थोड़ा ये हो गया। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 3,26,000 कॉल साइड में है और पुट साइड में कम है इसके तुलना में कॉल साइड में। तो ये चीज भी आपको बता रहा है कि जो एक्टिविटीज है कॉल साइड में ज्यादा है, तो कॉल साइड में एक्टिविटीज ज्यादा है, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करने के बाद ये भी पता करना है कि कॉल साइड में किस स्ट्राइक पे ज्यादा एक्टिविटी है। तो हम लोग अभी जैसे देखें 3600 और 3650 पे ज्यादा एक्टिविटी है, तो ये आपको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और पुट साइड में एक्टिविटी कम है लेकिन है भी, तो मैक्सिमम अब किस लेवल पे, तो वो हम लोग देखें 3400 के लेवल पे। तो 3400 का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट है। अब यहाँ पर मैंने इसी चीज को समझाने के लिए और भी एक एग्जांपल लिया है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप देखेंगे जी एंटरटेनमेंट का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जो सबसे पहले अगर हम लोग टोटल देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपको दिखेगा लगभग 64 लाख का आसपास आपका जो है ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है कॉल साइड में, और यहीं पर ही 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है पुट साइड में। तो कॉल साइड में ज़्यादा एक्टिव है ओपन इंटरेस्ट, तो इसका मतलब जो बेयरिश प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बेयरिश प्रेशर ज़्यादा है तो किस लेवल पे ज़्यादा है उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखते हैं जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आप इसको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग देखेंगे किस किस लेवल पे, 200 के लेवल पे, 210 और 215 के लेवल पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है, यानी कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है। तो ये क्या हो गया, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे आपको समझ में आएगा। तो ये जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है और इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैंने मार्क कर रखा है। तो पहला यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो पहला यहाँ पर करंट हिसाब से अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे 200 के लेवल पे दिख रहा था। ठीक है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 का लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड है। तो 200 का लेवल पे चार्ट पे भी अगर हम लोग जाके देखते हैं तो यहाँ पर 200 पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे 3 बार बन रहा था, बहुत बार इसने यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया, अभी भी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया है और नीचे की तरफ आ गया। तो यानी कि ये सजेस्ट कर रहा है कि 200 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर में अगर हमें मिलेगा तो 210 के आसपास मिलेगा और 220 के ऊपर, ठीक है, 220 के आसपास। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। अब हम लोग यहाँ पर पुट साइड में स्टडी करेंगे। तो पुट साइड में अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग को सपोर्ट फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 200 के लेवल पे। ठीक है, तो ये क्या देखेंगे 200 के लेवल पे, जबकि प्राइस आपका नीचे है 191 के, तो प्राइस तो इसके ऊपर आना चाहिए तब जब ये एक सपोर्ट है। तो इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो इसको हम लोग अभी पूरा कंक्लूड नहीं करेंगे, बाद में इसको जब हम लोग अच्छा से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह का पोजीशन कब होता है और क्यों होता है। लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मैं अभी यहाँ आपको क्लियर नहीं भी करता हूँ तो आप लोग बाद में याद दिलाइएगा मुझे, मैं इसको क्लियर आपको पूरा तरीका से कर दूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको चार्ट पे समझाऊंगा मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे क्या है, 7 लाख का पोजीशन बना हुआ है, 7,17,000 का 200 के लेवल पे। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन प्राइस है नीचे। तो आप देखते हैं सपोर्ट होगा कि नहीं। तो यहाँ पर अभी प्राइस नीचे है, लेकिन ये चीज अब आपको यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये 200 को अचीव करता है, 200 के ऊपर चला जाता है, चांसेस है कि एक बार अगर वो पोजीशन क्लोज नहीं होता है तो ये ऊपर निकलेगा। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये तुरंत इस जगह को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि बार बार जब रेजिस्टेंस को हिट करता है तो वो वीक हो जाता है, और जब वीक होता है और उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ इसको रेजिस्टेंस जो मिलेगा ऊपर में 211 या 210 के आसपास इसको मिलेगा एटलीस्ट। अगर हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से देखते हैं तो 210 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर सपोर्ट दिखता है तो वो मिलता है आपको 190 के लेवल पे, क्योंकि इसी लेवल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 180 के लेवल पे। तो देख लेते हैं चार्ट पे इस चीज को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सपोर्ट, जब यहाँ पर एक्चुअल में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो जब रेजिस्टेंस होता है अगर इसको ब्रेक करता है ये सपोर्ट बनता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर सपोर्ट बना था तो ये ऊपर गया था, अब यहाँ पर सपोर्ट के नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट स्ट्रांग था करके यहाँ से रिवर्स कर गया, एक ये फॉल्स मूव हो गया। तो अभी क्या है 190 का लेवल भी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है जी एंटरटेनमेंट के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट इसको मिलेगा 180 के आसपास। ऐसे चार्ट के हिसाब से 177 मैंने मार्क किया है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल से 180 का जो है ये लेवल को डिफेंस करना चाहिए। 177 का लेवल को वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि 180 के का जो पुट को इसने राइट करके रखा है, बुलिश भी बना के रखा हुआ है, इसलिए 170 का लेवल 77 के आसपास आता है तो पॉसिबिलिटीज यही रहता है कि प्राइस जो है ऊपर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग ऑप्शन चेन के जरिए टेक्निकल के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन चेन का मेन पर्पस है उसमें हम लोग पहला था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और इसको हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है ये अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पर्पस की ओर, और ट्रेंड का कैसे पता लगाएं, और इसी के साथ हम थर्ड पर्पस यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या नहीं इस चीज को भी समझेंगे। यहाँ ट्रेंड का क्या मतलब है, अगर मार्केट अप जा रहा है तो अप कंटिन्यू करेगा या नहीं, या फिर डाउन है तो डाउन कंटिन्यू करेगा या नहीं। एक्चुअल में कोई भी मूव वन वे नहीं रहता है, मूव जो है वो जिगजैग मूव रहता है, बट किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है हम उसे ट्रेंड डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में सिंपल ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा ट्रेंड का को मैप कर पाना जरा कठिन रहता है, बट अगर आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने गूगल शीट में इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करके रखा हुआ है और डेटा को रिकॉर्ड करके रखा है, जिसके थ्रू हम लोग ट्रेंड को समझ सकते हैं। ये एक्टिव कब हो गया, यहाँ पर। ठीक है, ये गूगल शीट में डेटा है, पर यहाँ डेटा को अंडरस्टैंड करने से पहले या समझने से पहले आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, जिसके जरिए आप डायरेक्शन को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम सबसे पहले इमेज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इसको अगर देखते हैं तो मार्केट डायरेक्शन विद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि एटलीस्ट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो उसका स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस प्राइस को मैंने रखा है, तो क्या कंक्लूजन होता है, क्या रिजल्ट होता है, इसको आप देखते रहिए। पहला, अगर मान लीजिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि राइज हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट राइज हो रहा है और प्राइस भी आपका राइज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो राइज हो रहा है और प्राइस भी राइज हो रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और कॉल साइड में अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो वो एक बुलिश साइन है, और अगर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो वो एक बेयरिश साइन है। उसी तरह अगर ओपन इंटरेस्ट जो है वो राइज हो रहा है लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट बिल्डअप है। अगर प्राइस जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है तो ये एक शॉर्ट बिल्डअप है। अगर कॉल का शॉर्ट बिल्डअप होता है तो ये एक बेयरिश साइन है, और अगर पुट का शॉर्ट बिल्डअप होता है तो ये एक बुलिश साइन होता है। उसी तरह अगर ओपन इंटरेस्ट जो आपका है नीचे आ रहा है यानी कि फॉल हो रहा है, तो फॉल हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में और प्राइस जो है वो राइज हो रहा है, तो प्राइस राइज और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, इसका मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हुआ ये। तो कॉल का अगर शॉर्ट कवरिंग होता है तो वो एक बुलिश भी होता है, और अगर पुट का शॉर्ट कवरिंग होता है तो वो एक बेयरिश भी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर मान लीजिए डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि फॉल इन ओपन इंटरेस्ट है और प्राइस भी नीचे आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है और प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग अनवाइंड और लॉन्ग लिक्विडेशन। अगर कॉल का लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है तो ये बियरिश भी हुआ है,
और अगर पुट का लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है तो ये एक बुलिश व्यू है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अगर आपको अच्छा तरीका से समझना है तो आप इसको पॉज कीजिए और थोड़ा अच्छा से इसको रीड कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को ईजिली समझ पाएंगे। तो इसी को कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड रखा है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, कॉल साइड में अगर हम लोग ओपन स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पर ही देखेंगे जो प्राइस है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है कॉल साइड में। और यहाँ पर प्राइस क्या हुआ है, ये एलटीपी और ये प्राइस का नेट चेंज है। नेट चेंज क्या हुआ है, ये पॉजिटिव हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉल का शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। और कॉल का शॉर्ट कवरिंग अगर होता है तो ये एक बुलिश भी होता है। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये पॉजिटिव है और साथ में यहाँ पर प्राइस भी है जो पॉजिटिव है। तो ये क्या हुआ, OI इंक्रीज एंड प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या है, कॉल लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है जो कि बुलिश व्यू है, ठीक है। तो ये हो गया कॉल साइड के लिए एक मतलब एग्जांपल है, आप इसको समझने के लिए मैंने इसको रखा है। अब इसी तरह यहाँ पर पुट को मैंने रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे पुट साइड में क्या हो रहा है, पुट साइड में जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, चेंज हो रहा है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो रहा है। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पर क्या था, ये शॉर्ट बिल्डअप, राइज इन ओपन इंटरेस्ट और फॉल इन प्राइस। तो यहाँ भी उसी तरह का कंडीशन हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अब पुट साइड में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है इसका मतलब व्यू जो है ये बुलिश व्यू है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और हम लोग इसको कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये कंबाइन है। अब हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं बोथ साइड को। अगर स्टडी करने से हम लोगों को क्या मिलता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉल का शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो किस लिए हो रहा है, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो नेगेटिव हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, और प्राइस जो ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये शॉर्ट कवरिंग का साइन है। अब यहाँ पर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो रहा है और प्राइस भी पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कॉल लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ये व्यू क्या है, बुलिश है। अब उसी तरह यहाँ पर पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में देखेंगे प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है और यहाँ पर ही ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया है, लॉन्ग अनवाइंड हुआ है पुट का। पुट अगर लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है इसका मतलब बुलिश व्यू है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे प्राइस डिक्रीज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर इसका मतलब पुट साइड में पुट का शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट का शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो बुलिश व्यू है। ओवरऑल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बुलिश व्यू बन रहा है पूरा, अगर हम लोग इसको कंबाइन करके देखते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा था इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर से समझते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो कॉल राइटर अपना पोजीशन एग्जिट और क्लोज कर रहे थे क्योंकि उनका लगता था कि प्राइस ऊपर जाएगा और उसके अगेंस्ट पुट राइटर अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस सॉरी दोस्तों, हम लोग चलिए यहाँ पे क्या बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि कॉल राइटर जो है वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा और उसके आगे पुट राइटर अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। यहीं पर आगे आप देखेंगे कि तो पाएंगे कॉल बायर अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और साथ ही पुट बायर भी अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि प्राइस जो है ये ऊपर जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेंड जो है वो बुलिश की ओर ज्यादा झुकता है और प्राइस का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये टोटल एग्जांपल यहाँ इसी एग्जांपल से ये यहाँ पर हम लोग स्टडी करने के लिए इसको रखा है। दूसरा ये एग्जांपल है, तीसरा ये एग्जांपल है पुट साइड का, चौथा में हमने इसको कंबाइन करके एक एग्जांपल निकाला है जी एंटरटेनमेंट का, और इसी का क्या इम्प्लीमेंट है यहाँ पर आपको मैंने नहीं दिखाया है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रहा है बताया है, लेकिन जैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है इन सभी चीज को डिफाइन नहीं किया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ही नेक्स्ट स्लाइड में किया है। जैसे कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं कहाँ से,
ये कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं यानी कि शॉर्ट कवरिंग, और उनका व्यू बुलिश है, ये सोचते हैं प्राइस है ऊपर जाएगा। अब फिर क्या होता है, पुट राइटर जो है अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं, उनको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए शॉर्ट बिल्डअप करते हैं। ठीक है, इधर पर ही यहाँ पर ही शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं अपना। ठीक है, ये जो है पूरा शॉर्ट बिल्डअप है। अब उसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, कॉल बायर क्या कर रहा है, अपना पोजीशन ऐड कर रहा है लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है ऊपर की तरफ। अब दूसरा फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, पुट बायर एग्जिस्टिंग पोजीशन, मतलब अपना जो पुट बायर है वो अपना पोजीशन को लिक्विडेट कर रहा है। पुट यहाँ जो बायर है, यहाँ पर पुट बायर वो अपना पोजीशन लिक्विडेट कर रहा है क्योंकि उनको भी लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से चार्ट को स्टडी और ऑप्शन चेन को स्टडी कर सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कि हमें ट्रेंड बताता है। ठीक है, अब हम लोग सीट पे आते हैं और देखते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट देगा या फिर रिवर्स होगा। यहाँ पर हम आपको ब्रेकआउट और को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताऊंगा और इसी से हम लोग ब्रेकआउट और रिवर्स को पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने सीट पे। तो ये हमारा गूगल सेट पे मैंने डेटा कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसको क्लियर करने की दोबारा से कोशिश करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रेकआउट और रिवर्स का क्या क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई। पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए, OTM प्राइस चेंज विथ नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है, OTM प्राइस चेंज विथ नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको पता है आउट ऑफ द मनी कौन सा है और इन द मनी, ये येलो कलर। तो यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन इनका जो फॉर्मेट लिया है, ये जो एक्चुअल में है उसी का फॉर्मेट लिया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जस्ट मैंने उसको कलर कोडिंग कुछ किया है उसको। ठीक है, जस्ट इसमें कुछ कलर कोडिंग किया है, तो इसको समझने के लिए किया हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या है, OTM, तो OTM ये लेवल जो व्हाइट कलर है ये है, और ये दोनों OTM है, और ये वाला इन द मनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्राइटेरिया आपको क्या बताया गया है, OTM प्राइस चेंज विथ नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो देखते हैं नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट कहीं है या नहीं। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, 75%। ठीक है, तो देखता हूँ यहाँ पर कहीं नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, और ना ही पुट साइड में नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट आपको कहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल ऑप्शन चेन है। अगर आप ऑब्जर्व करें एक सिंपल ऑप्शन चेन को, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिखेगा, आपको जो करंट सिनेरियो दिख रहा है वही दिखेगा। आप ना ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ही कुछ और कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आपका सिनेरियो इसका जिस तरह से चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, आप जब NSE के साइट पर ही आके इसको चेक करते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू अगर ऑब्जर्व करें तो हो सकता है आप उसको पहचान पाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत है पहचानने का ट्रेंड और ब्रेकआउट लेवल को। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी चीज को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो पॉजिटिव साइड में दिख रहा है यहाँ पर भी पॉजिटिव दिख रहा है। अब अगला हम लोग नेक्स्ट, ये हम लोग कितना टाइम में देख रहे थे, 9:28 पे। इसी ऑप्शन चेन को हम लोग नेक्स्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं 9:32 पे। तो वहां पर ही मैंने क्या किया है, अब अगर हम अब देखेंगे ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्रीवियस कंपेयर टू अभी क्या है उसको मैंने यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर एक्चुअल में IV का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी हम लोग जो करंट सिनेरियो इसको पहचानने के लिए मैंने IB की जगह में इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है और कहाँ पर पॉजिटिव। जबकि आप यहाँ पर अगर सिंपल इसको देखते हैं, आप मान लीजिए इसको
नहीं भी देख रहे हैं, इस कॉलम को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर तो आई भी रहता है तो इसको आप नहीं भी देख रहे हैं, आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से आप खुला आंखों से पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ पर ही चेंज ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इसको एक फॉर्मूला लगाए या फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस लेवल पे ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो हम लोगों को क्या देखना है, आउट ऑफ द मनी ओपन इंटरेस्ट देखना है कि नेगेटिव चेंज कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस जगह में अगर हम लोग कहीं फाइंड आउट करते हैं, यहाँ भी कोई चेंजेस ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी। तो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट का लेवल हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अब देखते हैं ब्रेकआउट का भी क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया मेट नहीं किया, तो हम लोग ब्रेकआउट का भी फिलहाल यहाँ छोड़ते हैं, इसको फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर रिवर्सल का पहला क्राइटेरिया देखते हैं। तो रिवर्सल का पहला क्राइटेरिया क्या है, आइडेंटिफाई ओटीएम प्राइस चेंज विद पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज व्हेन प्राइस मूवमेंट ट्रेंडिंग। तो अब हम लोग देखते हैं आउट ऑफ द मनी पॉजिटिव एक्टिविटीज, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर खुली आंखों से हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जर्व अगर करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट है आउट ऑफ द मनी, यहाँ पर पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज नहीं है, क्या है, पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको कलर कोडिंग भी किया हुआ है, इसीलिए आप लोग इजिली देख सकते हैं। तो मिल गया है पहला हम लोगों को क्या क्राइटेरिया, पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज हो रहा है। अब दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई एटीएम और नियर आईटीएम प्राइस चेंज विथ नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट। क्या करना है, एटीएम एट द मनी और नियर इन द मनी प्राइस चेंज विथ नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट इन द मनी कहीं हो रहा है कि नहीं देखते हैं। एक्चुअल में कॉल साइड में नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और यहाँ पर अगर देखते हैं पुट साइड में भी इन द मनी आपको नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट मतलब यहाँ से पोजीशन क्लोज किया जा रहा है कॉल साइड से, कहीं ना कहीं इनका व्यू ये है कि मार्केट अभी ऊपर कॉल राइटिंग कर रहा है। तो ये क्या किया, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे पुट साइड में, क्योंकि कॉल साइड में हम लोगों को आउट ऑफ द मनी मिल गया है पॉजिटिव चेंज, ठीक है। अब हम लोग इसी के आगे इन द मनी देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज है। तो ये हम लोगों को क्या बता रहा है कि पुट राइटर जो है वो अपना पोजीशन क्लोज कर रहा है। पुट राइटर कौन होता है, पुट राइटर जिनका व्यू बुलिश होता है, और कॉल राइटर कौन होते हैं, जो इनका व्यू बियरिश होता है। पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि इनका व्यू बियरिश हो चुका है और इनका व्यू जो बुलिश था वो उनका चेंज हो रहा है। तो ये हमें रिवर्सल बताता है। तो किस पॉइंट से रिवर्सल होगा, ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करना है, किस स्ट्राइक पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है, या ये जो एग्जिट कर रहा है, ये जो एग्जिट कर रहा है ये किस लेवल पे ऐड हो रहा है, ठीक है। इस चीज को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों को रिवर्सल का क्राइटेरिया मिल गया है, तो हम लोग रिवर्सल को फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हम लोग ये अभी रिवर्स होगा। तो रिवर्स किस लेवल से होगा, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ दो चीज आप लोगों को पता चला है कि हम लोग रिवर्सल और ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ऑप्शन चेन से अगर हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को कंटिन्यू एक स्पेसिफिक ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करते रहना होगा। अदरवाइज हम लोग उसका डेटा को रिकॉर्ड करके उस पर कुछ फार्मूला वगैरह पुट करके हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाएगा, मार्केट का डायरेक्शन भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को पता है मार्केट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ क्राइटेरिया देखे थे, क्राइटेरिया नहीं, हम लोग उसका ये देखे थे, राइज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कि क्या हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्चुअल में यहाँ पर मार्क कर रखा है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, बियरिश व्यू बन रहा है, यानी कि कॉल शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो बियरिश भी हो रहा है, अब पुट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो बुलिश भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में दोनों का शुरू में फाइटिंग हो रहा है। अब मार्केट कहाँ जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट हम लोग जब ऑब्जर्व करते रहेंगे तो हम लोगों को पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं एक्चुअल में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है या नहीं। तो शॉर्ट बिल्डअप का क्या क्राइटेरिया है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और प्राइस डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग
शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ आप खुला आंखों से आपको क्या दिख रहा है, प्राइस क्या चेंज हो रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जैसे शॉर्ट बिल्डअप आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो प्राइस का मैंने डिफरेंस नहीं निकाला है, लेकिन यहाँ पर इसका डिफरेंस जरूर निकाल लिया है। तो यहाँ पर चलिए प्राइस का भी डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं, तो इसको इक्वल टू इस प्राइस को माइनस कर देता हूँ प्रीवियस प्राइस से। तो किस प्राइस का, 29,300। 29,300 का स्ट्राइक है यहाँ पर। तो इसका प्राइस क्या था, 136, ठीक है। तो 136 से प्राइस बढ़ के क्या हो गया, 176। तो प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 40 रुपये प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है ये भी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए था ये लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। तो ये मैं अपने सीट से इस चीज़ को रखा हूँ, तो वहाँ पर मैंने अपना कुछ क्राइटेरिया चेंज करके रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से। अदरवाइज यहाँ पर जो आ रहा है ये आपका क्या दिखा रहा है, ये लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है। 127, यहाँ पर ये 29,495 प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 95 था, अब प्राइस हो गया आपका 127। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, नेट चेंजेस। सो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको बेकार का ये किया है, तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये नेट चेंजेस यहाँ पर एक्चुअल में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसी को हम लोगों को स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ पर पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर प्राइस जो है ये नेगेटिव है। तो ये हमारा शॉर्ट बिल्डअप है। ये जो क्राइटेरिया इसी के बेस पे यहाँ पर आया हुआ है, तो इसी पे हम लोग अभी वर्क करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो लॉन्ग बिल्डअप कब हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, और साथ में प्राइस भी पॉजिटिव है। तो ये लॉन्ग बिल्डअप है। अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग कब हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, और प्राइस जो है ये पॉजिटिव है। तो ये शॉर्ट कवरिंग है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं और ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आप इस चीज को स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी तक आप लोगों को क्या सीखा है कि आप लोग ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही रिवर्सल और ब्रेकआउट को भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग मार्क करके रखिए और अपना ऑप्शन चेन में इसको इम्प्ली करके देखिए। अगर जैसे हम लोग इस रिवर्सल को तो फाइंड आउट कर लिए थे, अब हम लोग यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट को भी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम लोगों को यही क्राइटेरिया होना चाहिए, आउट ऑफ द मनी जो है नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, और एट द मनी यहाँ पर पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस चेंजेस होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर OTM कॉल ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजिंग विथ पॉजिटिव प्राइस, अगर आउट ऑफ द मनी कॉल का प्राइस जो है ये पॉजिटिव हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर सोचते हैं कि प्राइस जो है ये लेवल को ब्रेक करेगा, और वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन को एग्जिट करने लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह एट द मनी और नियर इन द मनी पुट राइटर जो है वो पोजीशन को ऐड कर रहे हैं, तो उनका मतलब यहाँ पर ही बुलिश व्यू बन जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा था उस टाइम में, यह कोई भी स्टॉक मान लीजिए आप 29,327 रुपया। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और नीचे में लॉन्ग बिल्डअप। तो इस नीचे में इसको हम लोग ज़्यादा ये नहीं करते, हम लोग एक्चुअल में आउट ऑफ द मनी रेजिस्टेंस को देखते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब उसी तरह में पुट साइड में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ से पोजीशन क्लोज किया जा रहा है, यानी कि व्यू बेयरिश बनाया जा रहा है, ठीक है। और सपोर्ट कहाँ लेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपका है 29,000 के लेवल पे, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये
29,000 के लेवल पे है। तो अगर मान लीजिए आप इंट्राडे पोजीशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अदरवाइज आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर आपको नेट ओपन इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो 29,000 का लेवल है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं मार्केट नेक्स्ट नीचे गया या नहीं। आप देखेंगे 9:56 पे जो मार्केट है वो नीचे आ गया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर रिवर्सल का साइन मिल गया था। यहाँ पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज था आउट ऑफ द मनी में, और यहाँ पर इन द मनी में नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना स्टडी कीजिए। देखें यहाँ पर 12:24 पे प्राइस जो है 28,900 के लेवल, लगभग 29,000, 28,982, लगभग 29,000 का ही लेवल है। तो यहाँ पर ही मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऐड था, आप देखेंगे ये वाला। तो इसी लेवल के आसपास इसने आके लगभग सपोर्ट लेने का कोशिश किया होगा। तो इसी तरह से आप क्या करते हैं, ट्रेंड और रिवर्स पोजीशन को देख सकते हैं कि ब्रेकआउट होगा या नहीं। क्या हुआ यार? अब मैं आशा करता हूं कि 4 पर्पस में 3 पर्पस को आप कैसे ऑप्शन चेन के जरिए अचीव कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अंतिम पर्पस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग अपना सीट पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सीट पे आ गया हूँ हम लोग। तो अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू हम लोग स्मार्ट मनी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपेयर, पहला क्राइटेरिया क्या है, कंपेयर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विथ वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोग थोड़ा अच्छा तरीका से देख पाए। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका वॉल्यूम कॉलम है, यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि मैंने क्या किया है, ये जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है ये 5 है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्या है क्राइटेरिया है कि हम लोगों को कंपेयर करना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अब दूसरा क्या है, मार्क एटलीस्ट ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा को हम लोगों को मार्क करना है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसको थोड़ा मार्क करते हैं। तो इसको एक कंडीशनल फॉर्मेट कर देता हूं मैं, और इसको हम लोग मार्क करते हैं ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं इससे, चलिए रहने देते हैं इसे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 4 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, वो वैल्यू यहाँ पर ही आ गया है। तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो अगर वॉल्यूम से 3 गुना या 3 से ज़्यादा है तो क्या होता है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो होता है वहाँ पर स्मार्ट मनी का एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि कम वॉल्यूम और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कोई बाय कर रहा है। तो ये सिंपली बताता है कि वहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिव है। तो आप वॉल्यूम को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करके स्मार्ट मनी कहाँ एक्टिव है इस चीज़ को पता कर सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए मैंने दिया है ग्रेटर देन 3 मीन लेस वॉल्यूम एंड हाई कॉन्ट्रैक्ट विच इम्प्ली स्मार्ट मनी एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर विच का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मार्ट मनी को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका टेक्निक। तो अभी तक आप चारों पर्पस को कैसे अचीव करना है आप जान ही चुके होंगे, और पार्ट 3A और पार्ट 3B के वीडियो से आपने जो कुछ सीखा है आप अपने स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन को पूरी तरह से समझाने के बाद और आपको कुछ डाउट क्लियर करने के बाद मैं आपको दोबारा से कुछ डाउट पे डालना चाहूँगा, और इसमें मेरा इंटेंशन यह है कि कहीं आप ये सोचना शुरू ना कर दें कि आप ऑप्शन चेन के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं और तुरंत इसके साथ आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें या ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, और लॉस जो है विदाउट नॉलेज या बिना कारण के पैसा अपना मार्केट से गंवा दें। ठीक है, जहां आप ऑप्शन चेन के थ्रू कई इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं, वहीं ऑप्शन चेन के कई लिमिटेशन भी होते हैं। तो वो लिमिटेशन क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर समझेंगे।
तो ये चारों पर्पज अचीव हुआ था हमारा ऑप्शन चेन के थ्रू। तो हम लोग लिमिटेशन पे आते हैं, और जो लिमिटेशन का व्यू है यह मेरा अपना व्यू है, हो सकता है आपका कुछ अलग व्यू हो, फिर भी मेरा काम है कि मैं आप लोगों को सामने अपना सारा बात रखूं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या लिमिटेशन हो सकता है। पहला जो लिमिटेशन है, मुझे यह लगता है कि कभी कभी हम लोग स्मार्ट मनी को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आपको पता है राइटर, सुप्रीम और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के जरिए हम स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने से अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मैं आप लोगों को इसी को ज़्यादा ये कर दूं, क्योंकि लिमिटेशन के बारे में थोड़ा ही पता रहे तो बहुत है आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने ये पहला लिमिटेशन क्या रखा है, सेलर आर सुप्रीम बट समटाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु इज सेलर। इसका मतलब क्या है, कभी कभी मार्केट में देखिए जो राइटर है बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखेगा, और आप क्या करते हैं कि वहाँ पर ही स्मार्ट मनी को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करते हैं आप लोग अभी सीखे कि वॉल्यूम और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कंपेयर करके, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर स्मार्ट मनी कौन है, क्लाइंट है या एफआईएस और प्रो है। देखिए एफआईएस और प्रो जो है ये स्मार्ट मनी एक्चुअल में होते हैं, क्लाइंट स्मार्ट मनी कभी भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इनको स्मार्ट मनी बना दिया जाता है। ठीक है, इनको स्मार्ट मनी बना दिया जाता है, क्योंकि ये अगर राइट करेंगे तो ये बाय करके चलते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करता है कि ये इनको स्मार्ट मनी बन जाने दिया होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर क्लाइंट वीक ट्रेडर अगर राइटर है, ठीक है, अगर वहाँ पर क्लाइंट वीक ट्रेडर राइटर है तो वहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग सोचते हैं वो स्मार्ट मनी, हम लोग स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई करके क्लाइंट के पीछे भाग जाते हैं, तो वहाँ हम क्या होंगे, हमारा जो डिसीजन होगा वो गलत हो जाएगा और स्मार्ट मनी हमारे अगेंस्ट रहेगा, तो उससे हम लोग लॉस पे बने रहेंगे। तो यही कारण है कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कभी कभी ये दिक्कत आता है कि हम लोग एक्चुअल में स्मार्ट मनी कौन है उसको आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, अब दूसरा दिक्कत यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए जो राइटर है या बायर है या स्मार्ट मनी है, वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन को ट्रांसफर करते हैं। मतलब ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑप्शन चेन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, ऑप्शन चेन ज्यों को त्यों ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में वो अपना पोजीशन को क्या कर रहे होंगे, ये स्विच कर गए होंगे। अगर वो बाय करके रखे हैं तो वो सेल कर गए होंगे, या सेल किए राइट करके रखे हैं तो वो उसको बाय कर लिए होंगे। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, तो इसके थ्रू अगर ये इस तरह का पोजीशन कुछ बनाया जाता है तो हम लोगों को ऑप्शन चेन के जरिए पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो मेन लिमिटेशन है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन और साथ में सेल का स्मार्ट मनी को हम लोग आइडेंटिफाई सही तरीका से कर पाते हैं या नहीं। और तीसरा लिमिटेशन मुझे ये लगता है दोस्तों, जब कभी भी कोई जैसे हम लोग ऑप्शन चेन को देखते रहते हैं तो वहाँ हम लोगों को अगर देखते हैं कि कोई सडन बदलाव हुआ है ऑप्शन चेन में, और हम लोग बदलाव को मार्केट मेकर्स के कारण देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि मार्केट मेकर्स ने अपना पोजीशन क्लोज किया है या रिवर्स किया है, जबकि मार्केट उनके अगेंस्ट ही जा रहा हुआ होता है। हम सोचते हैं कि मार्केट मेकर्स या जो स्मार्ट मनी है यहाँ पर पैसा अपना लूज कर रहे हैं, बट हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि स्मार्ट मनी कभी भी अपना पैसा लूज नहीं करते हैं। वो ऑप्शन में पोजीशन रिवर्स करने से पहले फ्यूचर डेरिवेटिव के द्वारा ऑलरेडी अपना पोजीशन क्रिएट कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये अगर ये जो है मैनिपुलेशन ऑफ ट्रेंड है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पे कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग फ्यूचर के द्वारा पोजीशन उसको चेंज कर लिया होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेन को फॉलो करते रह जाते हैं और वहाँ पर ही फ्यूचर के द्वारा वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर चुके होते हैं। तो ये हमारा एक लिमिटेशन है, ये 3 लिमिटेशन मुझे लगता है ऑप्शन चेन में है। तो अगर आपको कुछ अलग व्यू है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस चीज़ को। तो इस तरह स्मार्ट मनी जो है ये ऑप्शन चेन को हमारे अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हमें 360 डिग्री एनालाइज करने के बाद ही कोई कंक्लूजन ऑप्शन चेन से निकालना चाहिए। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में बहुत सारी जानकारी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन चेन यहीं ख़त्म हो जाता है, और कई चीज़ें जो हम सीख सकते हैं
बट हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल में ऑप्शन चेंज को स्टडी करेंगे तब आप लोगों को उसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कई नई चीज़ें सीखने मिली होंगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए इस वीडियो को शेयर करके। तो धन्यवाद दोस्तों।